हम जिस एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं ये इस एलिमेंट का नाम है सेमीकंडक्टर डायोड। जिस तरीके से कैपेसिटर एक एलिमेंट होता है, रजिस्टर एक एलिमेंट होता है, ठीक इसी प्रकार डायोड भी एक एलिमेंट होता है। एलिमेंट का मतलब इसका कोई अपना फंक्शन होता है। तो डायोड मतलब जो हम डॉपिंग करते हैं, ये जो पी एन बनाते हैं, इधर पी डॉप किया इधर एन डॉप किया, इसी कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या नाम देते हैं? डायोड। जिस तरीके से रजिस्टर का सिंबल होता है, कैपेसिटर का सिंबल होता है, ठीक ऐसे ही डायोड का भी सिंबल होता है। पता है ना आप लोगों को कैपेसिटर का सिंबल कैसा होता है, रजिस्टर का कैसा होता है? ठीक ऐसे ही डायोड का ये सिंबल होता है। ये वाली साइड पी साइड को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली साइड एन साइड को रिप्रेजेंट करती है। बट बात ये है कि हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? देखो अच्छा, डायोड मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन में सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो डायोड होती है। इसी डायोड के बेसिस पे हमारे जितने भी कंप्यूटेशन डिवाइस बने हैं वो बने हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन में जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर ऐसे करोड़ों डायोड लगे होते हैं, लाखों करोड़ों डायोड लगे होते हैं। अब आप कहोगे सर क्या इतना छोटा डायोड भी बन सकता है? पहले नहीं बन सकता था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, चीज़ों को मिनिएचर करने लग गए। मिनिएचर करते 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 एक चिप पे हज़ारों डायोड लगाने चालू कर दिए। धीरे धीरे डायोड की संख्या बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। छोटे छोटे डायोड बनाने लगे, मशीन से मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, और आज के टाइम में मतलब काफ़ी छोटे डायोड बनते हैं और चिप पे असेंबल होते हैं। बट वो ऑटोमेटिक होते हैं, हम नहीं करते हैं क्योंकि हम तो इतना हाथ से तो कर ही नहीं सकते, छोटा छोटा होता है। तो जितना डायोड चिप पे बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ, आपने देखा होगा उतनी चिप्स पावरफुल होती जा रही हैं। एक ज़माने में मोबाइल फ़ोन की चिप्स बहुत कम पावरफुल होती थी, प्रोसेसिंग पावर कम होती थी। धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है, पावरफुल चिप्स आती जा रही हैं मार्केट में। उतना ज़्यादा हमारा डायोड फास्ट कंप्यूटेशन कर पा रहा है क्योंकि डायोड के बीच में आपस में कंप्यूटेशन चलती है। सिर्फ एक डायोड नहीं होता, लाखों डायोड मिलकर कंप्यूटेशन करते हैं बच्चे। समझ रहे हो बच्चे? ऐसे कई सारे डायोड्स मिलकर कंप्यूटेशन करते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये कंप्यूटेशन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से कैसे आ गया? देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, अगर आप एक दिमाग में एक थॉट रखो तो कैलकुलेशंस जो होती हैं, कैलकुलेटर एक कैसा डिवाइस होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि किस बेसिस पे कैलकुलेटर काम करता होगा? बेसिकली काम तो करंट के बेसिस पे करता होगा ना। करंट के फ्लो को ऐसे मेंटेन करना है कि हमको रीडिंग मिल रही है। अगर हम 2+2 कैलकुलेटर पे रखें तो हमको क्या दिख जाए? 4 दिख जाए। वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम लोग, उसको इनपुट दे रहे हैं और हमें आउटपुट मिल रहा है। वो इनपुट प्रोसेसर में जाता होगा, प्रोसेसर में डायोड होते होंगे, डायोड फंक्शनिंग करते होंगे, वो फंक्शनिंग करते होंगे कैसे ऐड करना है और कैसे उसको डिस्प्ले करना है। बट ये जो ऐड और डिस्प्ले करना है हमको तो जनरल थॉट पे लग रहा है, बट वो फ्लो में कैसे कराना है? फ्लो मतलब समझना है, चार्ज का फ्लो किस तरीके से कराना है ताकि ऐसे रीडिंग आए। ये एक बहुत यूनिक सी चीज़ है, समझे बच्चे? क्योंकि हम 2+2 जब कैलकुलेटर में लिखते हैं तो हमको लगता है 4 आ गया, हमको वो आसान से लगता है। बट आपने ये नहीं सोचा जब 2+2 आपने लिखा होगा, जब आपने 2 लिखा होगा तो 2 बटन दबाते कुछ करंट फ्लो किया होगा, कुछ सिग्नल गया होगा डायोड वायोड के थ्रू प्रोसेसर पे। फिर आपने जब प्लस दबाया होगा तो सिग्नल गया होगा, करंट वरंट। जब 2 फिर और दबाया होगा तो सिग्नल गया होगा। फाइनली जब 4 हुआ तो फाइनली जो डायोड के सिग्नल्स मतलब गए और प्रोसेसिंग हुई, तो उसने कुछ उसको कैलकुलेशन किया करंट के थ्रू कि करंट इतना मिल रहा है, इतना करंट मिल रहा है तो उसको इतनी रीडिंग शो की जाए। समझे बच्चे? आई बात समझ में? जैसे सिग्नल्स बात करते हैं ना, जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई ऐसा इशारा करूँ तो ये इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है, तो ये प्रेस करो तो इतना करंट मिल रहा है तो इसका मतलब ये है, और ये प्रेस करें इतना करंट मिल रहा है तो इसका मतलब ये है। अब जैसे मान लो बच्चे टीवी के रिमोट में भी हम जैसे 1 दबाते हैं तो 1 आ जाता है, वॉल्यूम अप का बटन दबाते हैं उसका मतलब वॉल्यूम अप है। कैसे काम करता है कभी सोचा आपने? जब वॉल्यूम अप दबाते हैं तो सिग्नल जाता है रिमोट से, तो उसके अंदर ऐसा फीड कर रखा होता है कि अगर ये वाला ईएम वेव जा रही हो, कौन सी वाली? क्योंकि आपको पता ना ईएम वेव कौन सी वेव जाती है, बताओ नाम बताओ उसका। इंफ्रारेड रे। कौन सी रे? इंफ्रा। तो ये वाली इंफ्रारेड रे तो वॉल्यूम बढ़ानी है, ऐसा इंस्ट्रक्शंस डाले हुए होते हैं कि अगर ये कैच करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी। अब आप कहोगे वॉल्यूम में भी क्या बढ़ता होगा? वॉल्यूम में बच्चे एक्चुअली वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है? सिग्नल ज़्यादा जाते हैं, ऑडियो सिग्नल बढ़ जाता है। समझ रहे हो? ऑडियो सिग्नल का जो करंट है वो बढ़ जाएगा, तो जो साउंड है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा साउंड आएगी। तो किस तरीके से कंप्यूटेशन सिग्नल्स कैलकुलेशंस में काम आते हैं, इंस्ट्रक्शंस में काम आते हैं, काफ़ी यूनिक साइंस है अपने में कि हम कैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे आपको डिस्प्ले कर रहा है, कैसे हम मोबाइल फ़ोन में टच कर रहे हैं तो कैसे वो ओपन कर दे रहा है उस चीज़ को। तो ये काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें आपस में काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड हैं। तो एक्चुअली क्या है बच्चे, यहाँ पर ये हमारा डायोड है, ये बेसिक यूनिट है कैलकुलेशन की। अब चक्कर क्या होता है बच्चे, आमतौर पे जब हम लोग कोई एक डिवाइस है जिसको बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं, जैसे मान लो एक रजिस्टर है, हम इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं, मान लो बल्ब है और ये रजिस्टर है।
तो अगर मैं बैटरी को सीधा लगाऊं, मतलब ऐसा लगाऊं, या इसको रिवर्स करके लगाऊं, इस सर्किट में मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क देखने को मिलेगा। कई कई डिवाइस ऐसे होते हैं जिसमें आप पोलैरिटी मैटर नहीं करती है, कई कई केस में नहीं मैटर, इसमें मैटर करेगी पोलैरिटी, नहीं मैटर करेगी, बट कई कई डिवाइस ऐसे होते हैं जिसमें पोलैरिटी मैटर करती है। और डायोड और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ऐसे ही होते हैं मोस्टली, समझ रहे हो बच्चे? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ऐसे ही होते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस होते हैं, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस देखते हैं, जैसे हमारा एसी का रिमोट हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप हो गया, ये सारे किससे बने होते हैं? सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, क्योंकि समय कंप्यूटेशन या कैलकुलेशंस होती हैं, और ये मोस्टली डीसी पे ऑपरेट होते हैं। काफ़ी हद तक आपने देखा होगा सब डीसी पे, जैसे टीवी का रिमोट हो गया, किस पे ऑपरेट होता है? डीसी पे। हमारा लैपटॉप किस पे ऑपरेट होता है? डीसी पे। पीसी किस पे ऑपरेट होता है? एक्चुअल में डीसी पे ही होता है फाइनली। तो ज़्यादातर जो आपने देखा होगा कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं डीसी पे ऑपरेट होते हैं, उनमें पोलैरिटी मैटर करती है, नहीं करती है? करती है। कैसे? जो रिमोट है, टीवी का रिमोट है, उसके अंदर आपने सेल गलत लगा दिए, काम कर जाएगा? डीसी पे तो पोलैरिटी मैटर करती है ना बच्चे, क्योंकि जो डिवाइस डीसी पे काम करे वहाँ पोलैरिटी मैटर करती है। आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन में भी जो बैटरी होती है उसमें भी पोलैरिटीज़ होती है नहीं होती हैं? लैपटॉप में भी जो बैटरी होती है उसमें भी पोलैरिटी होती है। तो जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं वो डीसी पे ऑपरेट होते हैं, उनमें पोलैरिटी मैटर करती है। मतलब सीधा लगाएं उल्टा लगाएं तो बात दोनों में सेम नहीं होती। यहाँ से हम सीखेंगे ऐसा क्यों होता है। डायोड भी अगर हम कनेक्ट करते हैं तो पोलैरिटी अलग अलग हो जाती है, तो सारी कहानी क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चे, जब हम लोग डायोड को कनेक्ट करते हैं, इधर देखो बच्चे, डायोड को कनेक्ट करते हैं तो हम इसको बायसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बायसिंग। मतलब जैसे भी कनेक्ट करें उसको सेल से। तो जब हम डायोड को कनेक्ट करते हैं सेल से तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक बार ऐसे और एक बार रिवर्स करके। ठीक है बच्चे, एक बार सीधा कनेक्ट करके और एक बार उसको क्या कर दो? रिवर्स। तो अच्छा हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे मान लो एक डायोड है हमारा, ये पी साइड है और ये क्या है? एन साइड है। अगर पी साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट करो और एन साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करो, ऐसे केस में इस बायसिंग को फॉरवर्ड बायसिंग कहा जाता है। इसको नाम दिया जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। ये हमने नाम रखा है, हमारी मर्जी, हम कुछ भी नाम रख सकते थे, बट इसका नाम हमने क्या दिया है? फॉरवर्ड बायसिंग। समझे बच्चे? ऐसे कनेक्ट करेंगे और जस्ट इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने का मतलब क्या है? अगर ये कनेक्शन इसकी जगह P और N है और इसकी जगह नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्ट कर देंगे, तो ऐसी बायसिंग को हम कहते हैं रिवर्स बायसिंग। अब बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है? क्या नाम तो देखो बच्चे हमने दे दिया है जैसा भी, बट एक्चुअली फॉरवर्ड रिवर्स मतलब कि उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा। क्या यहाँ पे आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेंगी दोनों केस में? बिल्कुल नहीं। सेमीकंडक्टर में ऐसा मैटर नहीं होता है। अगर आप ऐसे कनेक्ट करते हो या उल्टा कनेक्ट करते हो, आपको बिल्कुल अलग अलग चीज़ देखने को मिलेंगी दोनों में। समझे बच्चे? बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगी। तो अभी हम जानेंगे बच्चे क्या क्या देखने को मिलेगा। तो मान लो ये हरी है, इसने कहा कि सर मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, एक बार फॉरवर्ड में कनेक्ट करता हूँ और एक बार रिवर्स में, और देखता हूँ कैसा क्या क्या मुझे रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर इसको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है ऐसा, तो ये क्या करेगा? ये साथ साथ में इसके वोल्ट मीटर और एमीटर लगा देगा। बताओ हरी बच्चे, क्यों इसके साथ एमीटर और वोल्ट मीटर क्यों लगाओगे आप? अगर आपको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है तो वोल्ट मीटर और एमीटर क्यों लगा दोगे आप? सर जिस तरह उसकी वो जाएगी ना, जिस तरह वो निकल होगी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप वोल्ट मीटर एमीटर क्यों लगा रहे हो? अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो क्या जरूरत पड़ गई? देखने के लिए करंट आ रहा है। शाबाश बच्चे। देखो बच्चे, जब कभी हम कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में मेजरिंग डिवाइस बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लो ये बच्चा है, इसको अपना वेट मेजर करना है, मास मेजर करना है, तो ये भी एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है। जब मान लो इसको अपना मास मेजर करना है, ये एक वेइंग मशीन पे चढ़ जाता है, तो ये इसका जो मास मेजर कर रहे हैं, वेट मेजर कर रहा है, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। और हर एक्सपेरिमेंट के लिए हमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है ज़्यादातर मेजरमेंट के लिए ना। एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? कुछ हद तक मेजरमेंट कर रहे हो। कुछ एक्सपेरिमेंट वैसे भी होते हैं जिसमें हम डायरेक्टली क्वालिटेटिवली स्टडी कर लेते हैं कि ऐसा बिहेवियर होता है, बट हम क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट की बात करें जिसमें हम कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे तभी उसको ढंग से स्टडी कर पाएंगे। तो हमने एमीटर लगा दिया और हमने वोल्ट मीटर भी लगा दिया। ये क्यों लगाया है? ताकि हमको रीडिंग्स मिल सकें और पता चल सके किस तरीके से ये दोनों केस में ये बिहेव करता है। मतलब फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो करंट और वोल्टेज कैसे मिलेगी, और रिवर्स बायसिंग करेंगे तो करंट और वोल्टेज कैसे मिलेगी। तो एक काम करते हैं बच्चे, यहाँ जो बैटरी लगा देते हैं वो भी वेरिएबल बैटरी लगा देते हैं। अब आपका हो सकता है क्वेश्चन होगा वेरिएबल बैटरी का मतलब क्या होता है? बैटरी इल्यूमिनेटर होता है बच्चे,
जिसमें आप बैटरी की वोल्टेज क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अभी जैसे यहाँ पर हमारे घरों में छोटी बैटरीज होती हैं, उसकी वोल्टेज क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है। बट एक्चुअली क्या होता है कि आपने देखा होगा जो टीवी ठीक करने वाले होते हैं उनके पास एक डब्बा सा होता है, उसमें नॉब घूमता है, उसमें वोल्टेज क्या कर सकते हैं हम, चेंज कर सकते हैं, समझे बच्चे। या फिर जिसको शॉक ट्रीटमेंट देना होता है उसको बैठा देते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको लगा देते हैं शॉक, फिर क्या करते हैं, वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे तो ज़्यादा असर पड़ेगा, तो वो वेरिएबल वोल्टेज सोर्स हुआ, क्या हुआ, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ वेरिएबल वोल्टेज है, ये इसका सिंबल है, ये बता रहा है कि वोल्टेज क्या हो रही है, वेरी हो रही है। तो आप वोल्टेज को चेंज करोगे, उससे क्या होगा, करंट चेंज होगा, फिर आप रिजल्ट बनाओगे, आप ग्राफ बनाओगे। तो इससे फॉरवर्ड बायस का एक ग्राफ मिलता है और रिवर्स बायस का एक ग्राफ मिलता है। तो अब अच्छे हम देखेंगे, ग्राफ में ड्रॉ करूंगा, उसके बाद बताऊंगा ग्राफ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, फिर हमें क्या पता चलता है कि कैसा बिहेवियर है और क्यों है, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो इसको लिख लो। हमारे पास ये हमने जो फॉरवर्ड रिवर्स बायस स्टडी किया, ये इसका ग्राफ है। तो ये ग्राफ है इसका, फॉरवर्ड का, रिवर्स का। अब एक्चुअली क्या है कि ये फॉरवर्ड रिवर्स ऊपर का लिखा हुआ है, तो ये इससे कंपेयर मत करना। इस ग्राफ को देख के अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा बच्चे। ये साइड फॉरवर्ड वाली है और ये साइड रिवर्स वाली है। इसको देखते ही कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सर ऐसा क्यों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड है और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, रिवर्स है। कोई बच्चा इसका आंसर दे सकता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड दिखाया और थर्ड क्वाड्रेंट में रिवर्स दिखाया। देखो अच्छा, चलो हम ना एक सिंपल मैथ्स की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों चीजें पॉजिटिव होती हैं, मतलब एक चीज आप कन्वेंशन बना लो, इसमें वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है। तो इसमें ऐसा क्या हुआ कि दोनों चीजें नेगेटिव हो गई, कैसे, फिगर के हिसाब से बता सकते हो? शाबाश बच्चे, वेरी गुड। देखो इसके अंदर ऐसे बैटरी अगर ऐसे लगी थी, इसको हमने पॉजिटिव माना था, तो हमने बैटरी उल्टी कर दी, तो हमने इसको, इसकी वोल्टेज क्या मान ली, रिवर्स। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों चीजें क्या होती हैं, नेगेटिव होती है ना। इधर देखो, थर्ड होता है बच्चे, कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं उसमें भी। इधर देखो, तो अगर मान लो यहाँ पर वोल्टेज नेगेटिव हमने की, मतलब वोल्टेज नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब नहीं होता रेफरेंस। अगर हमने इसको पॉजिटिव माना और बैटरी, हमने इसको पॉजिटिव माना और बैटरी रिवर्स करके लगा दी, तो अपने आप ये क्या हो जाएगी, इसकी वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगी। अब करंट में क्यों, करंट में इसका करंट पॉजिटिव क्यों, इसका करंट नेगेटिव क्यों? देखो अच्छा, इसमें करंट देखो ऐसे जाएगा, ये पॉजिटिव से ऐसे जा रहा है, क्या इसमें भी करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स में जाएगा? इसमें करंट ऐसे जाएगा, देखो यहाँ पे जा रहा है P से N, यहाँ से जा रहा है N से, तो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गया। तो इसलिए इसको हमने किस क्वाड्रेंट में शो किया है, थर्ड क्वाड्रेंट में, समझे बच्चे। ऐसा नहीं है आप इसको फर्स्ट में कर सकते थे, इसको थर्ड में कर सकते थे, किसी को भी उल्टा। अगर हमने रेफरेंस एक मान लिया है, एक चीज को रेफरेंस मान लिया, तो दूसरी चीज उसके अपोजिट हो जाती है, ठीक है। अगर मैं सही हूँ, मैंने मान के चल लिया, तो आप मेरे हिसाब से पक्के पक्के गलत क्यों कर सकते, बट नहीं करते आमतौर पे। फॉरवर्ड ही हमारा पॉजिटिव कन्वेंशन होता है। इधर ये हमारा पॉजिटिव कन्वेंशन है और ये हमारा नेगेटिव, तो फॉरवर्ड और रिवर्स। अब हम देखते हैं बच्चे, जैसे मान लो हमने क्या किया, यहाँ बैटरी लगाई, ये सब लगाया, तो धीरे धीरे वोल्टेज हमने क्या करनी चालू करी, बढ़ानी चालू की। जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं और वोल्टेज की रीडिंग लेंगे और किसकी रीडिंग लेंगे, करंट की रीडिंग, इससे हमें कौन सा ग्राफ मिलेगा, VI ग्राफ। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि VI ग्राफ स्टडी करना जरूरी क्यों है। देखो बच्चे, जब हमने ओम्स लॉ भी पढ़ा था तो VI ग्राफ पढ़ा था। एक VI ग्राफ एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, उससे हमें पता चलता है कि हम किस तरीके से सर्किट में वोल्टेज चेंज करेंगे तो हमें किस तरीके से सर्किट में करंट मिलेगा। अब क्वेश्चन ये भी है कि क्यों, क्या फायदा होता है VI ग्राफ की स्टडी का। अरे बच्चे, VI ग्राफ से तो पता चलेगा कैसा बिहेवियर शो करेगा डिवाइस, उसी से तो पता चलेगा किस तरीके से डिवाइस का बिहेवियर होगा, उसी से हम उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं क्या बिहेवियर होगा। यही बेसिक होती है चीज। जब मान लो मुझे पता करना है आप में से कौन सा बच्चा अच्छा है, तो मैं एक तरीके से टेस्ट करता हूँ, टेस्ट लेता हूँ। तो यहाँ पर भी हमें पता लगाना इसका बिहेवियर कैसा है, तो हम इसका करंट और वोल्टेज ग्राफ ड्रॉ करेंगे। किसी भी एक एलिमेंट के लिए उसका नेचर स्टडी करने के लिए एक ही चीज़ होता है हमारे पास, कौन सा, VI ग्राफ। सबसे बेसिक चीज़ यही होती है। कोई एक एलिमेंट आपको दे दिया जाए, पूछा जाए उसकी क्या कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, करंट वरंट की, तो आप वोल्टेज और करंट का ग्राफ ड्रॉ करें तो पता चल जाएगा, जैसे हम लोगों ने ओम्स लॉ में ड्रॉ किया था, ठीक है। तो ये ग्राफ आता है। अब ऑब्वियसली बात है बच्चे, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ओम्स लॉ के हिसाब से ग्राफ कैसा होना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो डिवाइस हुआ, ये कैसा डिवाइस हुआ, नॉन ओमिक डिवाइस। कैसा हुआ, नॉन ओमिक डिवाइस, जो कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। डायोड ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है क्योंकि कंडक्टिंग डिवाइस नहीं है, कैसा है, सेमीकंडक्टर है, और सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो
नहीं करते, नॉन ओमिक होते हैं। समझे बच्चे? ओम्स लॉ सिर्फ कंडक्टर्स फॉलो करते हैं, ध्यान रखना। अभी बताते हैं बच्चे, बिल्कुल बताते हैं। अब एक्चुअली क्या, अभी तो हम रीजन बाद में बताएंगे, पहले एक्सपेरिमेंट हमने किया उसका, हम कैसे कैसे मिला। तो हमने क्या किया, वोल्टेज बढ़ाई। तो स्टार्टिंग के कुछ वोल्टेज पे वोल्टेज तो बढ़ाई बट करंट नहीं मिल रहा था। देखो वोल्टेज तो बढ़ रही थी बट करंट ना के बराबर ये था ही नहीं, देख रहे हो। बट बाद में क्या हुआ, ऐसा देखने को मिला कि वोल्टेज जैसे 0.2 वोल्टेज थी, करंट बिल्कुल नहीं है, 0.4 पे नहीं है, बट बाद में जैसी कोई वैल्यू आई उस पर करंट, हमने वोल्टेज बढ़ाई तो करंट बढ़ गया। ऑब्वियस सी बात है, भले ओम्स लॉ ये फॉलो नहीं करता बट ये तो चीज़ है ही ना बच्चे, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट तो बढ़ता ही है। ये तो हमने देखा ही है ना, वोल्टेज और करंट के रिलेशन। वो बात है लीनियर नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है बट कर्व सी लाइन है। बट एक्चुअली क्या है कि ऐसा हमने देखने को मिलेगा। तो इस ग्राफ को मैं देख के कह सकता हूँ कि भाई पहले करंट नहीं था, बाद में करंट एकदम से बढ़ गया। किस कारण की वजह से बढ़ा, ये थोड़ी देर में जानेंगे। बस ये तो अभी स्टडी है कि हमने स्टडी किया ऐसा। अब क्या किया, जैसे हमने स्टडी किया तो हमने कहा कि एक पॉइंट पे करंट बढ़ने लग जाता है, इस पॉइंट को नाम दे दिया। अच्छा देखो देखो इधर, जैसे यहाँ तक करंट फ्लो नहीं कर रहा था, एकदम से करंट बढ़ने लग गया, इस पॉइंट को नाम दिया जाता है नी वोल्टेज, कट इन वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ये वो वैल्यू होती है जिससे कम वोल्टेज तक करंट बहुत कम होता है, और जिस वोल्टेज के आने के बाद करंट काफी हद तक बढ़ने लग जाता है, एकदम से बढ़ रहा है। देखो वोल्टेज आप बढ़ा नहीं रहे हो, करंट एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे वोल्टेज को कट इन नी वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। अब इसकी वैल्यूज क्या होती हैं, देखो बच्चे, अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर यूज करोगे तो वैल्यूज क्या होंगी, डिफरेंट होगी। मान लो आप सिलिकॉन जो डॉपिंग करते हो, मैंने आपको बताया ना, हम एक वेफर लेते हैं उस पर पी और एन की डॉपिंग करते हैं, तो आपने जर्मेनियम पे पी और एन की डॉपिंग की है तो अलग वैल्यू मिलती है, और सिलिकॉन पे पी और एन की डॉपिंग की है तो डायोड भी तो हो सकता है ना। डायोड हो सकता है किस किस बेस पे बना है। जैसे आप पिज्जा लेते हो ना, पिज्जा का बेस भी तो होता है, कैसा थिन क्रस्ट, ये अलग अलग बेस आते हैं ना बच्चे। पिज्जा की टेस्ट डिपेंड करती है किस बेस पे बना हुआ है। तो यहाँ पर भी जो पी एन डायोड है, आपने पी और एन की डॉपिंग की है, किस पे की है, सिलिकॉन वाले पे पी एन डॉपिंग की है, जर्मेनियम को लेके की है डॉपिंग। जैसे पिज्जा पे टॉपिंग डालते हैं, बेस क्या है उसका, तो यहाँ पर भी सिलिकॉन लिया है, जर्मेनियम। तो अगर जर्मेनियम लोगे तो नी वोल्टेज कट इन वोल्टेज की वैल्यू जो होगी 0.2 वोल्ट होगी, और अगर सिलिकॉन लोगे तो ये 0.7 होगी। इसका मतलब क्या है कि मान लो मैंने एक जर्मेनियम लिया, उसके बाद उस पर पी और एन की डॉपिंग कर दी, डॉपिंग करने के बाद क्या बन गया, वो पी एन जंक्शन डायोड। अब उस डायोड को हमने फॉरवर्ड बायस में लगाया, तो अगर मैंने सिलिकॉन लिया है तो 0.7 वोल्ट तक अच्छा खासा करंट नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर वोल्टेज दूंगा तो मैं अच्छा खासा करंट देखने को मिलेगा। अगर इसकी जगह जर्मेनियम होता तो 0.2 वोल्टेज के बाद ही आपको अच्छा खासा करंट देखने को मिलता, और अगर सिचुएशन होगी तो और अलग देखने को मिलेगा। तो एक जनरल आइडिया बच्चे, तो ठीक है। उसके बाद बच्चे हम आगे आते हैं, तो ये हमने ये देख लिया, स्टडी कर लिया, चलो ठीक है, ऐसा हमें ग्राफ मिल गया, ठीक है। फिर बच्चे अब हम आते हैं रिवर्स बायस में, बट फॉरवर्ड बायस में कुछ चीज़ें हम और भी देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमें करंट किस में मिल रहा था, मिली एम्पेयर में, और वोल्ट हम कुछ अप्लाई कर रहे थे ऐसे, ठीक है, हमने देखा। अब हम रिवर्स बायस में आते हैं, मतलब कि हमने बैटरी को क्या कर दिया बच्चे, रिवर्स कर दिया, ऐसा सेटअप बन गया ये, ठीक है, ये सेटअप है। अब इसका ग्राफ ऑब्वियस सी बात है, हम इस क्वाड्रेंट पे तो लेंगे नहीं, इस क्वाड्रेंट पे लेंगे, क्योंकि करंट और वोल्टेज की डायरेक्शन हमने क्या कर दी है, हमने वोल्टेज चेंज किया और करंट की डायरेक्शन तो अपने आप चेंज हो ही गई है। तो इसलिए हमने कौन सा क्वाड्रेंट इसको दिखाने के लिए लिया, थर्ड लिया। समझो बच्चे, थर्ड क्वाड्रेंट क्यों लिया हम लोगों ने, इसको शो करने के लिए। तो हम भाई वोल्टेज देंगे और हमको करंट मिलेगा। बट एक्चुअली क्या होता है बच्चे, एक चीज स्टडी की जाती है, रिवर्स बायस में ना वोल्टेज देने पे करंट अच्छा खासा मिलता नहीं है, तो बहुत ज्यादा वोल्टेज लगती है। क्यों लगती है अभी बताएंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा ऐसा क्यों होता है, बताएंगे। बट अभी बता रहे हैं कि क्या होता है ग्राफिकली। देखो यहाँ और यहाँ देखो, तो यहाँ आप कम वोल्टेज दे रहे हो, आपको अच्छा खासा करंट मिल रहा है। यहाँ कितनी वोल्टेज दे रहे हो आप, 20, 40, 60, और करंट कितना मिल रहा है आपको, 10, 20, 30, क्या माइक्रो एम्पेयर में, और यहाँ करंट किस में मिल रहा है, मिली एम्पेयर में। तो इस ग्राफ को देख के क्या लगता है कि फॉरवर्ड बायस में अच्छा खासा करंट मिलता है, रिवर्स बायस में अच्छा खासा करंट मिलता है। रिवर्स बायस में अच्छी खासी वोल्टेज के बाद भी करंट नहीं मिल पा रहा है, बहुत कम करंट मिल रहा है। रीजन जानेंगे, ऐसा नहीं रीजन नहीं जानेंगे, रीजन जानेंगे क्यों होता है। बट हम अभी स्टडी करें ग्राफ से हमें क्या रिजल्ट मिले, समझे बच्चे। जैसे मान लो आप ही मेहनत करते हो, ये भी मेहनत करता है, इसने मेहनत करके एग्जाम दिया, उसने कहा यार मैंने इस तरीके से पढ़ाई की थी, इतनी मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं आया, और इस तरीके से पढ़ाई की तो रिजल्ट आ गया मेरा। तो इस तरह यहाँ फॉरवर्ड बायस में करंट किया तो आपने वोल्टेज दी, कम दी, फिर भी आपको ठीक ठाक करंट मिल रहा है मिली एम्पेयर में। रिवर्स बायस में आप अच्छी खासी वोल्टेज दे रहे हो, फिर भी आपको करंट किस में मिल रहा है, माइक्रो एम्पेयर में। तो यहाँ पर भी देखो चाहिए, यहाँ मिली एम्पेयर लगा रखा है, या माइक्रो क्योंकि एमीटर लगा रखा है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है रिवर्स बायस में अच्छा खासा करंट नहीं मिल पाता है। तो अगर मिली एमीटर लगाओगे तो रीडिंग दिखाई नहीं पाएगा,
समझ रहे हो बच्चे? इतना कम करंट होगा तो मिली एम्पेयर में क्या मेजर करोगे? जैसे मान लो एक बच्चा है, उसको गोल्ड खरीदना है, तो गोल्ड खरीदना है, क्या वो कबाड़ी वाले का तराजू लेके जाएगा या गोल्ड स्मिथ का तराजू लेके जाएगा? गोल्ड स्मिथ का, क्योंकि उसको इतना क्वांटिटी लेनी ही नहीं है। बच्चे ये हमारा रिवर्स बायस है। तो जैसे हमने फॉरवर्ड बायस में एक टर्म का नाम लिया जिसे कट इन वोल्टेज या न्यू वोल्टेज बोलते हैं, ऐसे ही रिवर्स बायस में क्या हुआ कि स्टार्टिंग में तो यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा था, बट एक पॉइंट पे आके करंट एकदम से बढ़ गया। ऐसी वोल्टेज को नाम देते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब किस कारण की वजह से इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बट यहां पर भी क्या हो रहा है, एक वोल्टेज पे करंट एकदम से बढ़ रहा है, इसको कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। इस ग्राफ में क्या है बच्चे, जो रेजिस्टेंस है वो डायनामिक नेचर का है। कैसे? अब रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। देखो बच्चे, आमतौर पे जो हम अपनी 10th क्लास में थे, रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे? जैसे V इक्वल टू क्या होता था बच्चे? V इक्वल टू क्या होता है? IR। अगर ग्राफ लीनियर हो, कैसा ग्राफ हो? लीनियर, तो आराम से अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो? V/I। बट आपको क्या लगता है क्या IV ग्राफ में, VI ग्राफ में स्लोप क्या देता है? पता है आप लोगों को? रेजिस्टेंस देता है। यहाँ पर स्लोप सेम है या चेंज हो रहा है? इसका मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, इसे कहते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। अब आप कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, मैं बिल्कुल बताता हूँ। देखो, आपके पास एक कंडक्टिंग डिवाइस है, मान लो ये कोई डिवाइस है कंडक्टिंग, इसका 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू कितनी भी वोल्टेज पास कराओ, इसको कितना भी करंट दो, वोल्टेज और करंट के चेंज से इसके रेजिस्टेंस पे चेंज नहीं होता है, सेम ही रहता है, क्योंकि रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। बट सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि अगर वोल्टेज और करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है तो रेजिस्टेंस भी कैसा हो जाता है? चेंज हो जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग के लिए काफ़ी यूनिक है। आप लोगों ने देखा होगा ना, एक चीज़ का रेजिस्टेंस इतना है होता है, वो कंडक्टिंग डिवाइस के लिए तो वैलिड है, बट सेमीकंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज और करंट की वैल्यू चेंज होने से उसका रेजिस्टेंस ही क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ऐसे रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? डायनामिक रेजिस्टेंस। फिर आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? फिर जिस पॉइंट पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट पे आपको स्लोप लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? स्लोप। स्लोप क्या होता है बच्चे? जैसे इससे तो काम चलेगा नहीं, तो क्या लोगे बच्चे? अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो दो आसपास के पॉइंट ले लो, डेल्टा V बाई डेल्टा I लगा दो, आपको डायनामिक रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और दो इसके न्यूमेरिकल हम करेंगे, तो अब अभी आपको ज़्यादा टेंशन या ज़्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है, बताएंगे आपको, समझे बच्चे? बट यहाँ रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता है। सेमीकंडक्टर में किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता है। डायोड का रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता है कि डायोड है इसका रेजिस्टेंस ये है, वो किस पे डिपेंड करता है? करंट और वोल्टेज पे डिपेंड करता है। समझे बच्चे? हम लोग अभी बायसिंग के बारे में स्टडी कर रहे थे। दो टाइप की बायसिंग होती है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। तो हमने ये देखा कि जैसे हम रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो रजिस्टर को बैटरी के किसी भी पोल की तरह कनेक्ट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम लोग रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं सर्किट में, तो बैटरी को किस भी पोल से कनेक्ट कर दें, दोनों टाइम उसका बिहेवियर, चाहे करंट की कोई भी डायरेक्शन हो, बिहेवियर हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। जबकि ऐसा डायोड के साथ नहीं है। डायोड को अगर आप डिफरेंट टाइप से कनेक्ट करोगे, पोलैरिटी अगर डिफर करोगे, चेंज करोगे, तो करंट पे डिफरेंस देखने को मिलता है। दो टाइप की बायसिंग होती है डायोड में, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग, एक होती है रिवर्स बायसिंग। ऋषि बताओ बच्चे, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? लिखा है तो बच्चे सबको पता है, आप बताओ। सर फॉरवर्ड बायस में जो होता है वो बिट डिप्लीशन होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। भाई सब रहन दो, आप फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस की बात करते हैं तो फॉरवर्ड बायस में जो डायोड होता है हमारा, जैसे ये हमारा डायोड है, तो डायोड में हम इसे पी साइड कहते हैं, इसे एन साइड कहते हैं। जब पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, ऐसे सिनेरियो में हम इसे फॉरवर्ड बायस कहते हैं। जैसे मान लो अगर हम फॉरवर्ड बायस का फिगर ड्रॉ करें तो ये हमारा डायोड है, ये पी होता है, ये एन होता है। अगर इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, इसको नेगेटिव से, तो ये जो टाइप की बायसिंग है, इस बायसिंग को क्या कहेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है बच्चे? हमारा डायोड है, ये पी है और ये एन है, पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो इसे रिवर्स बायसिंग कहते हैं। तो हमने इसके ग्राफ तो देख लिए कि अगर फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो कैसा करंट मिलता है, रिवर्स। हमने ये देखा था
फॉरवर्ड बायसिंग में अच्छा खासा करंट मिलता है, बट रिवर्स बायसिंग में करंट काफ़ी कम देखने को मिलता है। अब हम इसके कारण के बारे में जानेंगे कि ऐसे क्या क्या चीज़ें होती हैं कि फॉरवर्ड में अच्छा खासा करंट देखने को मिलता है, रिवर्स में कम करंट देखने को मिलता है, और इसके कारण क्या है कि डायोड का बिहेवियर अगर करंट को अब रिवर्स कर दो या पोलैरिटी को रिवर्स कर दो तो डिफर क्यों हो जाता है। तो देखो बच्चे, सबसे पहले तो हमारे जो टॉपिक है हमारी टेबल्स में, तो पहला तो वही है कि कैसे कनेक्शन करते हैं, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। अब सेकंड ये होता है कि जब हम लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं तो डिप्लीशन लेयर कम होती है और रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होती है। अब इसको हमें अच्छे से जानना पड़ेगा। अच्छे जैसे मान लो हम बायसिंग कर रहे हैं, तो एक बार हम इसे अच्छे से ड्रॉ करके देखते हैं। मान लो हमारे पास फॉरवर्ड बायस की फिगर है, तो फॉरवर्ड बायस में क्या है बच्चे, ये P है, ये N है, और बीच में क्या होता है, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं। क्या होता है बच्चे, बीच में इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं। इमोबाइल चार्ज कैरियर जो मूवमेंट नहीं कर सकते उन्हें इमोबाइल चार्ज कैरियर कहते हैं। ऐसे कई सारे इमोबाइल चार्ज कैरियर बीच में होंगे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे। तो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने का मतलब क्या है, P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से। अब ऐसे में पॉइंट मेंशन किया है, डेप्लीशन लेयर की ये जो थिकनेस है डिक्रीज होती है। ये जो बीच में इमोबाइल चार्ज कैरियर जितने रीजन में है, इस रीजन का नाम होता है डेप्लीशन रीजन। समझ रहे हो, कहाँ से कहाँ तक, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसकी डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ज़्यादा मत्था पच्ची मत करो बच्चे, बस अभी ऊपर ऊपर से समझ लो कहानी की तरह, ठीक है। अभी फिलहाल कहानी ही समझ रहे हैं। अब देखो बच्चे क्या होगा, इसका थिकनेस कम क्यों होगा, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ से नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा चलेगा चलेगा, फिर ये आके ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, रिकम्बाइन हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव आयन के पास आ गया तो ये पॉजिटिव आयन अपने में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये इलेक्ट्रॉन आया इसके साथ कंबाइन हो गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन आया इसके साथ कंबाइन हो गया, तो पॉजिटिव आयंस कम हो रहे हैं। और ये जो यहाँ पर एन आयंस हैं, मतलब इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले रखा है, इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव बैटरी अपनी तरफ खींचने लग जाती है। तो इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा इसने अचीव कर रखा है यहाँ खींचने लग जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा, यहाँ आके यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर जो आयंस होते हैं वो उनकी संख्या कम होने लगती है, वो न्यूट्रलाइज होने लगते हैं। क्या होने लग जाते हैं, न्यूट्रल। समझे बच्चे, अब आयन नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, देखो बच्चे, जो इमोबाइल चार्ज कैरियर पहले बड़े से रीजन में हुआ करते थे, उनका रीजन क्या हो गया, सिमट गया है। इसका मतलब डेप्लीशन रीजन की जो रीजन था वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब बताओ बच्चे, किसी को डाउट है इसमें? यहाँ क्या हुआ कि न्यूट्रलाइजेशन हुआ यहाँ पर, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। संख्या मतलब वो पहले ज्यादा रीजन में फैले हुए थे, अब उसका रीजन क्या हो गया, कम हो गया। उस रीजन का कम होने का मतलब डेप्लीशन रीजन क्या हो गया, कम हो गया। अब इससे क्या होता है, बच्चों के दिमाग में कई सारे थॉट्स होते हैं कि सर इससे क्या होगा, डेप्लीशन लेयर कम हो गई। चलो अब अच्छे से समझते हैं। देखो बच्चों, हमने कुछ क्लासेस पहले आपको जब पीएन जंक्शन फॉर्मेशन पढ़ाया था तो उसमें एक चीज़ बताई थी कि पीएन जंक्शन जब फॉर्मेशन होती है तो दो टाइप के करंट होते हैं, एक होता है ड्रिफ्ट करंट, एक होता है डिफ्यूजन करंट। एक होता है ड्रिफ्ट करंट, एक होता है डिफ्यूजन करंट। ये दोनों ही करंट फ्लो करते रहते हैं, बट आपस में जितना डिफ्यूजन करंट फ्लो कर रहा होता है उतना ही ड्रिफ्ट। तो नेट करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है जब कोई बाइसिंग नहीं की जाती, तब की बात बता रहा हूँ, व्हेन देयर इज नो बाइसिंग। क्योंकि अभी हम वो डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको ये क्लास के बारे में याद होगा जो हमने बताया था आपको पीएन जंक्शन फॉर्मेशन के बारे में, तो पीएन जंक्शन फॉर्मेशन में हमने आपको बताया था कि दो टाइप के करंट होते हैं, एक ड्रिफ्ट करंट होता है, एक क्या होता है, डिफ्यूजन। और स्टार्टिंग में डिफ्यूजन करंट ज़्यादा होता है, बाद में ड्रिफ्ट बढ़ जाता है, और एक टाइम पर दोनों बराबर होते हैं तो नेट करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। बट उस टाइम हमने आपको बताया था कोई बाइसिंग नहीं की हुई थी। बट अब बाइसिंग करने पे क्या होगा, क्या ड्रिफ्ट करंट पे क्या असर पड़ेगा, डिफ्यूजन करंट पे क्या असर पड़ेगा, क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कैसा फर्क होगा। देखो बच्चे, डेप्लीशन लेयर कम होने से क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ, जब डेप्लीशन लेयर कम हुई तो देखो बच्चे, सबसे पहले हम आते हैं डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट हमने आपको क्या बताया था, एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी होते हैं, और होल्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी, यहाँ होल्स मेजॉरिटी होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम बाइसिंग भी करते हैं तो बाइसिंग के टाइम पे भी दो करंट फ्लो कर रहे होते हैं, एक ड्रिफ्ट करंट और एक डिफ्यूजन करंट। बट एक्चुअली क्या है, जब हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, कौन सी बाइसिंग करते हैं, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है बच्चे, जैसे मान लो हम होल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो
जो डिफ्यूजन करंट था वो किसकी वजह से था, जब कोई यहाँ का इलेक्ट्रॉन, n का इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाए, इसकी वजह से जो करंट क्रिएट होता था इसे कहते थे डिफ्यूजन करंट। समझ रहे हो बच्चे? और जब यहाँ का कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता था तो उसे कहते थे ड्रिफ्ट करंट, मतलब उसकी वजह से जो करंट का फ्लो होता था उसको कहते थे ड्रिफ्ट करंट। डिटेल में मत जाना, ऊपर ऊपर समझना बच्चे, ठीक है? इधर देखो, तो एक्चुअली क्या था, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते थे तो उसकी वजह से डिफ्यूजन करंट होता था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते थे उसके से ड्रिफ्ट करंट होता था। जब हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो उसमें से एक को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और एक का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। जैसे इंडिया में सरकारें चेंज होती हैं हर 5 साल में, कुछ सरकारें चेंज होती हैं तो 5 साल बाद किसी किसी बिजनेसमैन को फायदा हो जाता है और किसी किसी को क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा किसको फायदा हो जाता है और किसको नुकसान हो जाता है, सब जानते हैं बच्चे कि कोई कोई गवर्नमेंट किसी को ज़्यादा प्रॉफिट देती है और कोई कोई गवर्नमेंट किसी को ज़्यादा पीछे कर देती है, तो वो तो गवर्नमेंट का हिसाब होता है। सेम यहाँ पे भी है, जब बाइसिंग करोगे, फॉरवर्ड बाइसिंग करोगे यहाँ पर, तो इससे एक करंट ड्रिफ्ट है, एक डिफ्यूजन है, तो एक करंट को फायदा मिलेगा और एक करंट को घाटा मिलेगा। कौन से करंट को फायदा मिलेगा यहाँ पर और कौन से करंट को घाटा मिलेगा ये बताते हैं। जब हम लोग बायसिंग करते हैं तो डिफ्यूजन करंट को फायदा होता है, मतलब डिफ्यूजन करंट उल्टा बढ़ जाता है। आमतौर पे जब बायसिंग नहीं करते तो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन बराबर होते हैं और कैंसिलेशन होता है। बायसिंग मतलब जब बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं तो नेट करंट जीरो हो जाता है, बट जब बायसिंग कर देते हैं तो डिफ्यूजन करंट बढ़ जाता है और ये घट जाता है और ये अनइक्वल हो जाते हैं। क्यों होते हैं अब आपको बताते हैं। देखो अच्छे, एक्चुअली क्या था, डिफ्यूजन करंट मतलब यहां से यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, ठीक है? अब क्या होगा, जब ये डेप्लीजन लेयर छोटी हो जाएगी, मतलब बीच में आयंस कम होंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से जाता था N to P, उसको जाने में क्या होगी, आसानी होगी। क्या होगी, आसानी, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को कौन रोकता था, जब इलेक्ट्रॉन यहां से N to P जाता था उसको रोकने वाला कौन होता था, नेगेटिव चार्ज। वेरी गुड बच्चे, शाबाश। ये जो बीच में नेगेटिव आयन है ना, ये उसको कहता था मैं तो जाने नहीं दूंगा, बट उनकी संख्या क्या हो गई, अब कम हो गई। अब उस नेगेटिव चार्ज की संख्या कम होने से इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से, फिर उसका जो मूवमेंट होगा, अभी बच्चे कोई डिस्कशन नहीं बट सुनते रहो, उसका जो मूवमेंट होगा वो आसान हो जाएगा। मतलब नाउ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड टू पी साइड बिकम्स इजियर। क्या हो गया, इजियर। तो इससे इसका मतलब कि ये जो मूवमेंट थी एन से पी वाली इलेक्ट्रॉन की, ये जो करंट था ये डिफ्यूजन करंट हुआ करता था, तो डिफ्यूजन करंट ग्रेटर हो जाएगा ड्रिफ्ट करंट से। डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से होता था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, ठीक है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता था। तो अब क्या होगा बच्चे, क्या नेट करंट जीरो होगा या नहीं होगा? कौन डोमिनेट कर रहा है, डिफ्यूजन क्या करने लग जाता है, डोमिनेट करने लग जाता है, ड्रिफ्ट रिसेसिव हो जाता है, मतलब पीछे हट जाता है। जैसे हमारी गवर्नमेंट आती है, मान लो आप 2 बिजनेसमैन हैं, आपकी इस गवर्नमेंट से ज़्यादा बनती है, जिस गवर्नमेंट से आपकी बनती है वो सरकार में आ जाए तो आपको फायदा उठाएगी और आपके दुश्मन को क्या करेगी, घाटा पहुंचाएगी। और आपकी उल्टा सरकार आ जाए तो वो आपको घाटा पहुंचाएगी और दूसरे बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाएगी। ठीक इस हिसाब से यहाँ पर भी क्या होता है कि अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो डिफ्यूजन करंट को फायदा मिलता है और ड्रिफ्ट करंट को नुकसान मिलता है। अब यहाँ पे बच्चों के क्वेश्चन भी आते हैं, सर ड्रिफ्ट करंट को नुकसान कैसे मिलता है? ड्रिफ्ट करंट का जो फ्लो था वो आयंस की वजह से था। जब ज़्यादा आयंस होते थे, जब आयंस ज़्यादा होते थे तो ड्रिफ्ट करंट का फ्लो आसान था। जब आयंस ज़्यादा थे तो ड्रिफ्ट करंट का फ्लो आसान था। ये हमने आपको पहले डिस्कस किया था। क्यों है इसके बारे में हम दोबारा डिस्कशन नहीं करेंगे, बट अब आयंस की संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है। तो आयंस की संख्या कम होने से ड्रिफ्ट करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो करंट मेनली जो सर्किट में फ्लो करेगा वो किसकी वजह से करेगा, डिफ्यूजन के से। लेट अस टेक एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे, इधर देखो एक एग्जांपल मान के चलते हैं। मान लो इस सर्किट में दोनों ही अंदर 2 करंट फ्लो कर रहे हैं, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन। मान लो दोनों अपोजिट है, बट ये वाला फ्लो कर रहा है 10 मिली एम्पेयर और ये वाला फ्लो कर रहा है 0.1 मिली एम्पेयर। अपोजिट करंट है तो नेट करंट बता सकते हो अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ भाई? एक करंट की डायरेक्शन उल्टा है और एक दोनों की कैसी है, रिवर्स डायरेक्शन है। तो ऑब्वियसली बात है दोनों करंट एक दूसरे को क्या करेंगे, सबसेट करेंगे। बट जो डोमिनेट कर रहा है नेट करंट उसी की डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो कौन डोमिनेट कर गया यहाँ पर, डिफ्यूजन। ये एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है बच्चे मैंने, इसको आप सही मत मानना, बता रहा हूँ कि करंट तो उल्टा भी फ्लो कर रहा है बट नेट करंट फ्लो डिफ्यूजन की डायरेक्शन में कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चे तो नेट करंट जो फ्लो कर रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन मोस्टली फ्लो कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, ऐसे फ्लो कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे हैं तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा,
अपोजिट मतलब P2N। तो नेट करंट देखो बच्चे यहाँ पे कुछ चीजें हैं, देखो करंट फ्लोज फ्रॉम P to N, एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, ये समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा है करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ये क्या है? देखो बच्चे हमने आपको बताया था यहाँ पर दो करंट होते हैं, एक होता है ड्रिफ्ट, एक होता है डिफ्यूजन। ड्रिफ्ट करंट जो होता है वो माइनॉरिटी की वजह से होता था और डिफ्यूजन किसकी वजह से होता था? मेजॉरिटी। देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से। इलेक्ट्रॉन क्या है? मेजॉरिटी है। तो ये जो करंट मेनली फ्लो कर रहा है वो डिफ्यूजन की वजह से, और डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से होता है? ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज करंट। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो अपनी कॉपी खोलो, पीछे एक दो पन्ने पलटो, उसमें मैंने आपको ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन में फर्क बताया था। जब आप पढ़ोगे तो डिफ्यूजन के आगे नीचे लिखा हुआ है डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज करंट, मेजॉरिटी चार्ज करंट लिखा हुआ है नीचे। तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा। इसमें करंट जो फ्लो करता है अप्रोक्सीमेटली मिली एम्पेयर में फ्लो करता है। तो बच्चे ये हमारा जो है पूरा टॉपिक ये किसका था? फॉरवर्ड बायस का। अब बताओ बच्चे किसी को कोई डाउट? बच्चे रिवर्स बायस में क्या होता है कि हम जब कनेक्ट करते हैं सर्किट में तो ये P और ये N है, P को नेगेटिव साइड से कनेक्ट करते हैं और N को पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में देखा जाए तो इमोबाइल आयंस की संख्या बहुत मतलब ज्यादा होती है। कैसे होती है पूरी बात बताते हैं आपको। पहले तो कोई बायसिंग नहीं थी, फिर आपने बायसिंग कर दी और ये फिगर हो गई रिवर्स बायस की ऐसी। अब इसके अंदर डेप्लीशन लेयर है, मतलब ये जो आयंस की संख्या है इनमें क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेंगे या घटेंगे, ये हम डिस्कस करते हैं। देखो बच्चे क्या था, यहाँ पहले से नेगेटिव आयन थे, आपने इस नेगेटिव यहाँ पे P को इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। यहाँ तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आती है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और क्या करेंगे, इधर जाएंगे और इधर नेगेटिव और इकट्ठा कर देंगे जाके। नेगेटिव पहले से नेगेटिव था, अब और नेगेटिव हो गया, क्योंकि अच्छा खासा नेगेटिव जमा थे, आपने और नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव और एक्यूमुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा बच्चे, यहाँ पॉजिटिव थे, ये क्या करेंगे, यहाँ के कुछ बच्चे कुछ इलेक्ट्रॉन थे, जो एटम के पास कुछ इलेक्ट्रॉन हुआ करते होंगे। पॉजिटिव टर्मिनल ने कहा कि मैं पॉजिटिव हूँ, आओ इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आओ, और इलेक्ट्रॉन खींच गया। जिनके जो आयंस थे भी नहीं, कई के तो इलेक्ट्रॉन इधर चले गए थे, जैसे ये कैटायन है। कैटायन क्यों है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया होगा। बाकी तो कई सारे एटम ऐसे होंगे जो आयंस नहीं होंगे, जिनके इलेक्ट्रॉन नहीं गए होंगे, बट उनके इलेक्ट्रॉन नहीं गए तो उसने इसके इलेक्ट्रॉन उल्टा क्या कर दिया, जबरदस्ती मार पीट के खींच ली, मतलब अट्रैक्ट करके क्या कर लिए, खींच लिए। जो आयंस नहीं थे उल्टा उसने क्या कर दिया, इसको आयंस बना दिया, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, खींच लिए इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ। तो उल्टा यहाँ पर क्या हुआ, जो आयंस की संख्या थी, खींचे तो बढ़ कैसे गया इलेक्ट्रॉन को अगर इलेक्ट्रॉन को खींच लूं तो कैसा क्या हो जाएगा, अगर मैं किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन को खींच लूं तो क्या हो जाएगा, कैटायन। आयन नहीं बोलो, क्या बोलो, कैटायन हो जाएगा। यहाँ पहले से कैटायन थे, जो इलेक्ट्रॉन बचे थे उन्होंने कहा मेरी मदद कर दो, हमें न्यूट्रल कर दो, उसने कहा तेरी मदद करता हूँ, उल्टा बचे कुचे वाले इलेक्ट्रॉन वो भी क्या कर लिए, अपनी तरफ खींच लिए। तो पहले से कैटायन और थे और कैटायन बढ़ गए, तो और दिक्कत हो गई यहाँ पर। तो इतनी सारी डेप्लीशन लेयर बन गई, इतने सारे आयंस आ गए। तो जब हम लोग रिवर्स बायस करते हैं तो डेप्लीशन लेयर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हाँ जी, यहाँ पर पॉजिटिव हो गए और इधर नेगेटिव हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आयंस इकट्ठे हो गए, उल्टा बढ़ गए, जितने थे पहले बायसिंग से पहले जितने आयंस हुआ करते थे उससे ज्यादा हो गए। अब डेप्लीशन लेयर क्या हो गई, बढ़ गई। अब क्या होगा बच्चे, अब यहाँ पे ठीक है समझ गए। अब करंट की कहानी क्या होगी, क्योंकि करंट तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिफ्यूजन करंट, एक होता है ड्रिफ्ट करंट। देखो बच्चे, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट में किस तरीके का फर्क देखने को मिलेगा। डिफ्यूजन करंट में क्या होता था बच्चे, मैं फिर से बताता हूँ, एन साइड से जो इलेक्ट्रॉन होते थे वो यहाँ से आ जाते थे, इसे कहते थे डिफ्यूजन करंट। क्या डिफ्यूजन करंट अब फ्लो करना आसान हो गया है या दिक्कत हो गई है, बताओ बच्चे क्यों। सर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अब आपके इधर से इधर जा रहे हैं ना, अगर मान लो इस साइड का कोई इलेक्ट्रॉन इधर आना भी चाहे तो एक तो इसको पॉजिटिव तरफ खींचेगा, कि वो उल्टा पॉजिटिव टर्मिनल ये कहेगा, सुनो अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाना चाहे तो एक तो पॉजिटिव टर्मिनल कहेगा कहाँ जा रहा है, मैं हूँ पॉजिटिव, तुम मेरे पास आ जा। और अब जाना भी चाहे इधर से उधर तो नेगेटिव कहेगा तू, तेरे को मैं आने नहीं दूंगा। तो उसके लिए क्या हो गया बच्चे, बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई। कैसे जाएगा वो बेचारा एक इलेक्ट्रॉन, अगर जाएगा भी तो उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर होनी चाहिए, तभी वो कैसे न कैसे उसको क्रॉस करके जाएगा।
मतलब उसके लिए तो एक बैरियर बढ़ गया, मतलब उसके लिए अब मुश्किलें क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं। जैसे मान लो अफगानिस्तान में एक इंसान था, पहले ही वो फॉरेन में नहीं जा सकता था क्योंकि उसको वीज़ा नहीं मिलता था। आज के टाइम में तो और उसके लिए दिक्कत हो गई है, और वो कहीं नहीं जा सकता है, और ही वीज़ा नहीं मिलेगा, पासपोर्ट तक नहीं मिलेगा अब तो उसको कहीं, ठीक है। तो अब उसके लिए जाना, कहीं और जाना क्या हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया। बट ऐसा नहीं है बच्चे कि वो जा नहीं पाता, बट संख्या बहुत कम हो जाती, ना के बराबर। मतलब अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे बट बहुत कम हो जाएंगे, मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी, कोई जा ही नहीं पाएगा इसलिए। तो डिफ्यूजन करंट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ड्रिफ्ट करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो बच्चे ड्रिफ्ट करंट क्या होता था, पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफी कम होती है। मतलब पी, नाम पे पी लगता है लोगों को, तो पी से लगता है कि इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। होल्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, कम होती है। बट वो जो इलेक्ट्रॉन है उनका मूवमेंट क्या हो गया, आसान हो गया। उनका मूवमेंट क्या हो गया बच्चे, आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, क्योंकि जो पॉजिटिव आयंस हैं और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें पॉजिटिव टर्मिनल अपने पास खींचने को तैयार हूं, और ये आयंस भी अपनी तरफ खींचने को तैयार है। तो इसमें क्या हुआ, कौन सा करंट बढ़ा और कौन सा घटा, ड्रिफ्ट बढ़ गया और डिफ्यूजन कम हो गया। तो डोमिनेट कौन करेगा, ऑब्वियस सी बात है जिसको सपोर्ट मिलेगा डोमिनेट करेगा। ड्रिफ्ट क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। तो यहाँ करंट फ्लो कराने वाला, मतलब नेट करंट जो फ्लो कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है, ड्यू टू ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट के बस की कुछ भी नहीं रही, उसको तो खत्म ही कर दिया पूरा का पूरा। सिर्फ रहा तो कौन रहा, ड्रिफ्ट रहा। ड्रिफ्ट करंट की वजह से करंट फ्लो कर रहा है। ड्रिफ्ट करंट जो करंट होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से प्रोड्यूस होता है। हमने आपको बताया था बच्चों, जब डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट के बारे में बताया था। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, ड्यू टू माइनॉरिटी। या इसको अगर डायरेक्ट लैंग्वेज में बोलें तो कहते हैं कि रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होता है वो ड्रिफ्ट की वजह से ही होता है, क्योंकि डिफ्यूजन करंट फ्लो नहीं करा पाता है, क्योंकि वैसे ही वो कम हो जाता है। और करंट माइक्रो एम्पेयर में फ्लो करता है। क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन करंट काफ़ी अच्छा खासा तादाद में होता है, ड्रिफ्ट करंट की तादाद बहुत कम होती है। देखो बच्चों, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट होता है वो ज़्यादा होता है, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट होता है वो कम होता है, क्योंकि चार्ज कैरियर की संख्या ही माइनॉरिटी है। तो अगर वो भागेंगे भी तो कितना फ्लो कर जाएंगे, समझे बच्चे। जो डिफ्यूजन करंट था उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे, चार्ज की संख्या क्या थी, ज़्यादा थी। जब फ्लो भी करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट में फ्लो करेंगे, और जब करंट में चार्ज ही कम है, माइनॉरिटी है, जब फ्लो करेंगे तो संख्या क्या रहेगी, कम रहेगी। तो करंट हमको ऑब्वियसली बात है मिलेगा तो ठीक, बट कम मिलेगा, उसकी अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, माइनॉरिटी की वजह से। चार्ज कैरियर ही नहीं है, करंट कहाँ से फ्लो करा लोगे, कम संख्या ही कम है, इतनी कम संख्या है। दूसरा ये करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, N2P, क्योंकि देखो बच्चे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, जो मोस्टली ये तो इनका तो फ्लो हो नहीं पा रहा है, इनका हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, P to N। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं करंट की डायरेक्शन उसकी क्या होती है, अपोजिट। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, N2P। और कई बच्चे कहते हैं सर ये समझ में नहीं आ रहा, तो बैटरी से देख लो बच्चे। बैटरी हमेशा, अगर आप बैटरी की बात करते हो तो बैटरी कनेक्ट करते हो किसी सर्किट से, तो करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है बैटरी के, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब कि N2P, ऐसे करंट का फ्लो होता है। तो ये बच्चे हमारी बायसिंग की पूरा इंफॉर्मेशन थी, कोई डाउट हो तो पूछो। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ एक क्वेश्चन आता है, पोटेंशियल बैरियर और डेप्लीशन रीजन में फर्क क्या होता है, डेप्लीशन लेयर या डेप्लीशन रीजन। डेप्लीशन रीजन एक रीजन होता है, मतलब लेंथ वाइज, वही इतनी लेंथ में इमोबाइल चार्ज कैरियर आयंस प्रेजेंट है। आयंस को इमोबाइल चार्ज कैरियर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इमोबाइल। आयंस जो होते हैं वो अपनी जगह फिक्स होते हैं, वो मोबाइल नहीं होते, मतलब चल नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं, आयंस नहीं चल सकते, इसलिए आयंस का नाम होता है इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। इमोबाइल क्यों, क्योंकि अपनी जगह फिक्स्ड है। चार्ज कैरियर क्यों, क्योंकि वो चार्ज होते हैं, ठीक है। तो आप कभी कंफ्यूज मत हो जाना बच्चे, दो नाम हो सकते हैं एक चीज के, आयंस को इमोबाइल चार्ज कैरियर कहते हैं। दूसरी चीज ये डेप्लीशन रीजन, डेप्लीशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। डेप्लीशन रीजन मतलब ये रीजन जिसमें आयंस हैं उसको रीजन, डेप्लीशन रीजन कहते हैं। डेप्लीशन लेयर की जब बात करते हैं तो उसकी लेंथ की बात करने लग जाते हैं कि इतनी लेंथ में है, तो डेप्लीशन लेयर की थिकनेस इतनी है, करीब करीब कितनी होती है, 10⁻⁻�6 मीटर, मतलब करीब करीब माइक्रोमीटर के ऑर्डर की होती है। ये तो हमने बड़ी सी दिखा रखी है, इतनी बड़ी नहीं होती बच्चे वो। फिर आता है पोटेंशियल बैरियर। देखो बच्चे डेप्लीशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर में फर्क क्या होता है। डेप्लीशन लेयर मतलब जितने रीजन में आयंस होते हैं उस रीजन को डेप्लीशन रीजन, और उसकी लेंथ को डेप्लीशन लेयर कहते हैं। पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई एन साइड का कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको पी साइड जाना है, तो उसको जाने के लिए उसको कितनी ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल चाहिए,
उसे कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चे, पोटेंशियल बैरियर फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में कैसे असर होता है। जैसे मान लो पोटेंशियल बैरियर इलेक्ट्रॉन को कितना आसान है जाना या कितना मुश्किल है, ये डिपेंड करता है। अब देखो एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक यूरोप का स्टूडेंट हो, उसको अमेरिका जाके स्टडी करना आसान है या मुश्किल है। कोई अफगानिस्तान का स्टूडेंट, उसको अमेरिका जाके स्टडी करना कितना ना, किसको बच्चे को आसान है वहां जाके स्टडी करना? यूरोपियन को। किसके लिए बैरियर कम है? यूरोपियन वाले के लिए बैरियर कम है। सेम इसी तरीके से जैसे मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहता है, किस केस में आसान है किस केस में मुश्किल है, उसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। क्या रिवर्स बायस में अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जाना आसान है? तो उसका पोटेंशियल बैरियर क्या हो चुका है? बढ़ गया है। रिवर्स बायस के केस में पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाता है? बैरियर बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए भाई इसको, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब उसके लिए इतनी सारी मुश्किलें खड़ी हो गई है सामने। इधर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनके लिए तो हम जो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं वो सिर्फ n से p वाली की बात करते हैं, p से n वाले इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते। हम बात कर रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन, जब हम पोटेंशियल बैरियर की बात करते हैं तो हम किसी और इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते। किन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं? जो n to p जाना चाहते हैं उन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो n to p जो इलेक्ट्रॉन जाना चाहते हैं उनके लिए रिवर्स बायस में बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए कि कहाँ से कहाँ जाने के लिए, n to p। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है बच्चे, देखो फॉरवर्ड बायस में डेप्लीशन लेयर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो अब फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रॉन का यहाँ से जाना आसान हो जाता है मुश्किल हो जाता है? आसान हो जाता है। तो फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो जाता है उल्टा। और रिवर्स बायस में पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाता है? इंक्रीज। हम बात n to p वाले के लिए ही कर रहे हैं, बाकी के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, समझे बच्चे?